वृत्त टाइप का सर्कुलर शेप का पहिया है, ठीक है। उसकी त्रिज्या दे दी जाती है और आपसे बोलता है कि अब बताइए कि इतनी दूरी तय करने में उस पहिए को कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि चक्करों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। की संख्या का वर्ग निकालना है, जो कि इकाई का अंक उसका अगर 5, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 15 का वर्ग बताना है, आपको 25 का वर्ग बताना है, आपको 35 का वर्ग बताना है, आपको 45 का वर्ग बताना है, आपको यहाँ पर 55 का वर्ग बताना है, यहाँ पर आपको 65 का वर्ग बताना है, 75 का वर्ग बताना है, तो बहुत एक सिंपल सा इजी कॉन्सेप्ट क्या है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हो सभी लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो फटाफट से जल्दी आ जाइए क्लास में। और मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल, आपका मैथ्स गुरु, मैथ्स मेंटर। और हम हैं फिजिक्स बाई पंकज सर के इस अमेजिंग से चैनल पर, जहां पर आपको हिंदी मीडियम के लिए क्लास 9 to 12 की सभी क्लासेस, जिसमें 9th से 10th वाले बच्चों के लिए मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश की क्लास चल रही है, और 11th 12th वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस और मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश और एकदम रियल कंटेंट आपको बहुत यहाँ पर मिल रहा है, और इससे आपके बोर्ड्स एग्जाम में या फिर अगर आप 9th और 11th में हैं तो आपके स्कूल एग्जाम्स में आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए, जिसमें हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आप लोगों से कि भाई थोड़ा सा आने वाले टाइम पर हम 10th के जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस थोड़ा सा जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका सिलेबस हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें और वो ज्यादा बेनिफिट उठा सके इस बात का, ठीक है। तो इसलिए आज ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। वन शॉट का मतलब है कि एक वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करने से पहले यार एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में आप लोग हार्ट और फायर इमोजी बना दो और अपने अंदर के जोश को दिखा दो, ताकि हम पूरे जोश और एनर्जी के साथ इस शानदार से सेशन को स्टार्ट कर सके, ठीक है। और एक बात बताइएगा मुझे कि आप लोग के प्री बोर्ड्स एग्जाम, जो कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ बच्चों के मिड ऑफ नवंबर से, जैसे कि अभी तो ऑब्वियसली बात है कि नवंबर का मिड तो आ ही चुका है ना, मतलब कि कह सकते हैं कि कुछ के स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो जिनके स्टार्ट होने वाले हैं वो तो लेक्चर्स को देखें ही देखें, और जिनके स्टार्ट हो चुके हैं तो जितने चैप्टर बेटा आपके कंप्लीट हो गए हो, है ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो आप उन चैप्टर्स को ही अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। आप अकेले नहीं होंगे कि प्री बोर्ड्स का सिलेबस जिनका पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका प्री बोर्ड्स के वक्त तक सिलेबस नहीं होता है। तो ऐसे में जरूरत होती है कि आपने जितना पढ़ा है आप उतना ही करके चले जाए, तो भी हमें पता चल जाता है कि क्या गलतियां हमसे हुई और क्या चीजें हम ठीक कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है एक बार उस पर नजर मारते हैं। तो देखो यहां पर पहले तो बेसिक्स ऑफ सर्किल, सर्किल से रिलेटेड उसका परिधि क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके एक बार हम डिस्कस करेंगे, मतलब एक बार क्विक आपको रिकॉल करवाऊंगा। उसके बाद त्रिज्य खंड और वृत्त खंड से संबंधित, वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे और साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारा आज का इतना कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलिए तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ सर्किल, यानी कि सर्किल का एकदम छोटी छोटी बातें जो हर एक बच्चे को अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो यार क्वेश्चंस तो क्या कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो वृत्त होता है ना, वृत्त क्या है भाई कि एक बिंदु है, ठीक है, एक निश्चित बिंदु है। निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी को अगर हम मिला दें, है ना, तो एक आकृति जो बनती है उसको हम वृत्त बोलते हैं, है ना। जो निश्चित बिंदु होता है वो हमारे पास केंद्र कहलाता है वृत्त का, और
निश्चित दूरी पर सभी बिंदुओं को मिलाने से ये कुछ इस प्रकार की ज्यामिति बन जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वृत्त बोलते हैं। और वृत्त में ये जो निश्चित दूरी है, इसको इस वृत्त की त्रिज्या बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इसको वृत्त की त्रिज्या बुलाते हैं। और त्रिज्या को आर से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं बेटा? त्रिज्या को आर से निरूपित किया जाता है। चलिए, अब बेसिक सी बात है कि भाई वृत्त की परिधि अगर आपसे पूछ लेता है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि एक वृत्त की परिधि क्या होगी, तो हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई वृत्त की परिधि 2πr के बराबर होती है, ठीक है। और अगर मुझे इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये वृत्त कितना स्थान घेरता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² के बराबर। ये सब बातें आपने बचपन में ही पढ़ ली थी, है ना, 7वीं क्लास 8वीं क्लास में ही आपने सारी बातें समझ ली थी, ठीक है। कुछ चीजें इसमें और बोलूंगा। अब अगर मैं यहां पर अर्धवृत्त की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर अर्धवृत्त की बात करूं, तो अर्धवृत्त के केस में यहां पर अगर अर्धवृत्त की परिधि के बारे में पूछा जाएगा, तो अर्धवृत्त की परिधि आपके पास πr प्लस में 2r के बराबर हो जाती है ना। अर्धवृत्त में ये जो भाग है हमारे पास, ये पूरा हो जाता है πr, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ हो जाती है 2r। तो परिधि हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? πr प्लस में आपके पास 2r। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा कि ये जो पूरा क्षेत्रफल है, जितने जगह को ये घेर रहा है ना, उसको अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल आपका πr²/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर होता ही है सभी बच्चों को, जिसके नहीं है वो फिर भी दिमाग में इसको रखिए, ठीक है। इसके बाद जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। एक सवाल आता है कि भाई एक पहिया है, एक या कोई भी वृत्त टाइप का सर्कुलर शेप का पहिया है, ठीक है, उसकी त्रिज्या दे दी जाती है और आपसे बोलता है कि अब बताइए कि इतनी दूरी तय करने में उस पहिए को कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि चक्करों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन जो आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई जो पहिया होता है, व्हील जो होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, है ना, किसी भी प्रकार का, मतलब कि साइकिल का हो, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, ट्रक का हो, जो भी हो, ठीक है, वो एक वृत्त के शेप का होता है, ठीक है। उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, वो वृत्त के जैसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो एक पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर, जो उसका सरकमफेरेंस है, उसके बराबर दूरी तय करता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि चक्करों की संख्या, कि भाई इतनी दूरी दी गई है, इतनी दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे, यानी कि उस पहिए को कितनी बार गोल 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 घूम के जाना होगा, तो चक्करों की संख्या बताने के लिए हम क्या करते हैं? कुल दूरी, यानी कि जो भी आपकी दूरी है, ठीक है, कुल दूरी में से हम भाग दे देते हैं पहिए की परिधि को। जो भी पहिए की हमारे पास परिधि है उससे हम भाग दे देते हैं। तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए, है ना, देखो अगर 1 मिनट में चली गई दूरी है तो पहिए की परिधि, तो हम ये बता पाते हैं कि भैया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए, ठीक है। अगर हम कुल दूरी को पहिए की परिधि से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या पूछ रहा है, या आपसे पूरी दूरी देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई अब बताइए कि चक्करों की संख्या क्या होगी। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी चक्करों की संख्या निकालनी पड़ेगी तो हम कुल दूरी में उस पहिए की परिधि से भाग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि परिधि क्या देता है? परिधि बताता है कि भाई एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी। तो अगर कुल दूरी को सिर्फ एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग दे दोगे तो हमें चक्करों की संख्या, यानी कि कितने बार वो गोल घूमा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकल करके आ जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन तो बेटा हर साल आपको बोर्ड्स के पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है।
तो जल्दी से एक इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको एक करवा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहां पर लिखा है कि भाई एक पहिए की जो त्रिज्या है वो 0.25 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है भाई, कितना दिया है? पहिए की त्रिज्या हमारे पास 0.25 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर मैंने पढ़ा था, ठीक है मीटर लिखा हुआ है। पहिए द्वारा 11 किलोमीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्करों की संख्या बताइए। ठीक है, तो अगर पहिए की त्रिज्या हमारे पास ये दी गई है तो हम लिख सकते हैं कि एक चक्कर में, है ना, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? तो एक चक्कर में चली गई दूरी का मतलब हो गया कि भाई परिधि कितनी होगी पहिए की। तो पहिए की परिधि हो जाएगी हमारे पास में 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर का मतलब 2 पाई की वैल्यू अभी हम 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आर हमारे पास 0.25 है, 0.25 है। तो अभी इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, है ना, बाद में बहुत सारी चीजें कट जाती हैं। इसके बाद हमें लिखा है कि पहिए द्वारा 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है, पहिए द्वारा 11 किलोमीटर दूरी तय करने में चक्करों की संख्या। तो जब हमें चक्करों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे बेटा? चक्करों की संख्या बराबर हो जाता है कि भाई कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, इससे भाग। तो यहां से हमारे पास चक्करों की संख्या निकल करके आती है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले जो हमें दिया गया है ये किस में दिया गया बेटा? किलोमीटर में दिया है। अब और हमको त्रिज्या मीटर में दी गई है। तो भैया क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करो तो तब सॉल्व करना जब हमारे पास सब कुछ या तो किलोमीटर में हो या तो मीटर में हो, ठीक है, ताकि हम इजीली उसको एक यूनिट में सॉल्व करके आंसर निकाल सके। तो सबसे पहले कुल दूरी 11 किलोमीटर है, तो 11 किलोमीटर को मैं अगर यहां पर मीटर में बदलता हूं तो 11 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लिख देता हूं यहां पर 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर आपके पास 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपके पास में 11000 मीटर। उसके बाद नीचे पर एक चक्कर में चली गई दूरी, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणे में आपके पास 22 बटे में 7, फिर उसके बाद यहां पर 0.25, ठीक है, 0.25। ओके, डन है। अब जरा छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे पर 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये हो गया आपके पास 11000, उसके बाद ये 100 भी ऊपर चला गया, ठीक है, नीचे पर आपके पास 7 भी उधर चला गया, यहाँ पर 2 बचा और इधर पे 22 बचा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, तो बेसिकली 11 से अगर इसको काटोगे तो 11 दूनी 22 2 बार में जाएगा और यहाँ पर 1000 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे 2 दूनी 4 है और इधर से काटेंगे तो ये आपके पास 25 बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 25 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1/4, ठीक है। और यहां से क्या बना? 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो ये बना आपके पास 1000। ऊपर पे गया 7, नीचे पर अगर आप देखोगे 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1/4, तो यहाँ पर आंसर आपके पास 7000 आएगा। 7000। भाई तो हमने कोई चीज यहाँ पर गलत लिख दी थी बाबा, चलो इसको ठीक कर लो। तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा 7000। डन है बेटा। तो चक्करों की संख्या हमारे पास 7000 के बराबर निकल के आएगी। अगले सवाल पर चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके यहां पर आ गए जहां पर लिखा है कि एक चक्कर में चली गई दूरी बताइए, तो एक चक्कर में चली गई दूरी हमारे पास, कुल दूरी को जब हम भाग दे देते हैं, समझ ना, कुल दूरी को जब हम भाग दे देते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी, चक्करों की संख्या बताने के लिए कुल दूरी में एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग दे देंगे, यानी कि परिधि से भाग दे देंगे, ठीक है। ये कुल मिला के परिधि होता है। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए।
ये एकदम बच्चों वाला सवाल है ना, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो भाई मेरा एक सिंपल सा रिकमेंडेशन है कि फटाफट से इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके दो। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही संख्यात्मक रूप से समान है, तो हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है कि वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ जी भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्षेत्रफल और परिधि की दोनों की इकाई अलग अलग है, लेकिन संख्यात्मक रूप से समान हो सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या फॉर एग्जांपल हमने आर मान ली, ठीक है, त्रिज्या आर मान ली, तो हमें पता है कि वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, परिधि हमारे पास हो जाएगी 2 पाई आर। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी बराबर है आपस में, यानी कि इनके संख्यात्मक मान आपस में बराबर थे, यानी कि 2 पाई आर बराबर में पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहली बात बच्चों, पाई से पाई यहां पर कट जाएगा, ठीक है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर का मान हमको 2 निकल करके आएगा, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल अक्सर बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो फटाफट से आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 2। संख्यात्मक रूप से आर का मान 2 होगा। क्लियर हो गया सबको। वृत्त का व्यास, ओके सॉरी, व्यास पूछा तो उसको 4 कर दो ना, है ना। अगर व्यास पूछा है तो व्यास हमारे पास, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 2r के बराबर। तो 2 गुणे 2 मतलब कि 4। संख्यात्मक रूप से वृत्त का व्यास हमारे पास 4 के बराबर आएगा, 4 यूनिट के बराबर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बैक में आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अगर 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो तो बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2 वृत्त हैं, उन दोनों का क्षेत्रफल का जो योगफल है वो एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हमें उनके व्यास बताने हैं कि क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इस प्रकार से समझूं कि 2 छोटे छोटे वृत्त हैं, एक ये वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लो हमारे पास में r1 है, और प्लस में एक दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लो आपके पास में r2 है। इन दोनों के क्षेत्रफल का जो योगफल है वो बराबर है एक r त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल r1 त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल लिख सकता हूं पाई r1 का स्क्वायर, और R2 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकता हूं मैं पाई गुणे में R2 का स्क्वायर, और R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल मैं लिख सकता हूं पाई गुणे में कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पाई 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 जब कॉमन है तो कट जाएगा ना, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से कि R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर बराबर में कैपिटल R स्क्वायर। पूरे से पाई कैंसिल हो चुका है ना, यहां से पाई कॉमन लोगे तो बाहर रहेगा, इधर पे पाई कट जाएगा, ये बचा। अब हमको दोनों वृत्त की त्रिज्याएं पता है, पहले वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त का व्यास बताना है। तो यार देखो, पहले की त्रिज्या अगर मैं 24 बोल देता हूं, दूसरी की त्रिज्या अगर मैं 7 बोल देता हूं, तो ये कैपिटल R स्क्वायर के बराबर होगा। और यहां से कैलकुलेट करने पर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, तो ये बन जाएगा आपके पास में 625 बराबर में कैपिटल R का स्क्वायर। भैया 625 किसका वर्गमूल है, 625 किसका वर्ग है, 25 का। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बड़े वृत्त की त्रिज्या R का मान 50 आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका व्यास लिखना है तो व्यास हमारे पास 50 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या 25 आ गई है, तो व्यास हमारे पास 50 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, व्यास हमारे पास 50 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब ऐसा ही सवाल परिधि के लिए भी बोल सकता है कि 2 छोटे वृत्त की परिधियों का योगफल बड़े वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है, तो बताइए व्यास क्या होगा। तो जैसे यहां पर मैंने क्षेत्रफल को जोड़ के क्षेत्रफल के बराबर रखा है, वहां पर दोनों की परिधियों का योगफल
बड़े वृत्त की परिधि के बराबर रखूंगा। तो जो कॉन्सेप्ट बनता है इस तरीके के सवालों में, तो दो तरीके के कॉन्सेप्ट है। जब क्षेत्रफलों का योग हो रहा है, यानी कि पाई r1 का स्क्वायर प्लस में पाई r2 का स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R का स्क्वायर, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ये दो छोटे वृत्तों की त्रिज्या है। तो यहां पर एक संबंध निकल करके आता है कि r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर के बराबर होगा, जब हमें ऐसा सवाल में दिया हो कि दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये संबंध हमेशा वहां पर लग रहा होता है। और इसी प्रकार अगर दो छोटे वृत्त की परिधि का योगफल बड़े वृत्त की परिधि के बराबर कर देंगे, यानी कि 2 पाई r1 प्लस में 2 पाई r2 बराबर 2 पाई कैपिटल R। तो यहां पर r बड़े वृत्त का, r1 r2 छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो परिधि का योगफल परिधि के बराबर। तो इस कंडीशन में r1 प्लस r2 बराबर कैपिटल R। यहां पर अगर आप देखोगे 2 पाई 2 पाई 2 पाई तीनों में है, तो बराबर से यहां से कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा, दोनों त्रिज्याओं का योगफल, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या दो छोटे वृत्त की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। तो इस प्रकार के संबंध पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके यहां पर पूछे जाते हैं। तो इनको दिमाग में रखना सभी लोग, ठीक है। या देखो जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूं ना, एक पेज सीट ले लो, उसपे सारे के सारे फॉर्मूले लिखते जाओ, ठीक है। मैं एक बार दिखा भी देता हूं, है ना। सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन कि सभी फॉर्मूलों को एक बार लिख लो एक जगह पर, ताकि तुम्हें बाद में क्वेश्चंस करते वक्त पे हेल्प मिले। ये परिधि वाले दोनों फॉर्मूले क्षेत्रफल के, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो और इसको लिख लेना, अपनी नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से एक बार, फटाफट से, टाइम दे रहा हूं आपको। डन है, चलो इसको नोट कर लोगे, ठीक है। कर लिया है नोट, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद ये वाला हमारे पास चक्करों की संख्या एक पहिए द्वारा, तो 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो ये तब लग रहा है जब 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए वो बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैंने क्वेश्चन भी एक करवाया था, ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया था ना, कुछ है नहीं सवाल में, दोनों के संख्यात्मक मान बराबर रख करके सॉल्व किया, तो त्रिज्या 2 आई, व्यास 4 आ गया था। उसके बाद यहां पर त्रिज्या हमको दी गई थी, कुल दूरी 11 किलोमीटर थी, सॉल्व किया, हमारे पास 7000 आया। कितना है, 7000, ओके 7000। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेना है। उसके बाद यहां पर हमने अभी एक क्वेश्चन देखा जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जहां पर क्षेत्रफलों का योगफल दो एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर था। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो यहां से निकल करके ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से दिमाग में आप लोग रखेंगे, ठीक है। इस बार समझ में नहीं आ रहा है, नवंबर आया है क्या है, गर्मी लग रही है भाई। मतलब मैं एसी चालू करके बैठा हूँ, लिटरली मुझे अभी भी गर्म लग रहा है। और टेम्परेचर मैंने इसलिए नहीं ज्यादा कर रखा कि भाई मैं अभी ओनली 27 का टेम्परेचर सेट करके चला रहा हूँ कि भाई कहीं कोल्ड वगैरह ना हो जाए। बड़े मुश्किल से मैं कोल्ड से फ्री हुआ हूँ, बहुत सारी क्लासेस मैंने खांसते खांसते ही ली थी, तो थोड़ा सा लेकिन अभी भी मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, देखो पहले जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना वो बिल्कुल सर्कल्स के बेसिक फंडामेंटल्स पर बेस्ड है। अभी त्रिज्यखंड वृत्तखंड तो अभी करवाएंगे। लिखा है एक तार को मोड़ करके 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया जाता है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हुआ क्या, मान लो आपके पास में एक तार है, ठीक है, एक तार है। हमें ना तो तार की लंबाई नहीं पता, हमें पता होता तार की लंबाई क्या है तो काम बन जाता। लेकिन उसने बोला कि इस तार को मोड़कर, ठीक है, इस तार को मोड़ करके पहले एक वृत्त बनाया है, ठीक है। इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया है और वृत्त भी ऐसा बनाया है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर के बराबर है। कितनी है बेटा, जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर इस तार को वापस से खोला और फिर इसकी मदद से हमने एक आपका वर्ग बनाया है, इसकी मदद से हमने एक आपका वर्ग बनाया है। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तार से वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, अब बोल रहा है कि इस वृत्त से हमने इस तार को मोड़ करके अब एक वर्ग बनाया है।
तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात देखो, क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की भुजा चाहिए, है ना। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि माना वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, a के बराबर। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा बेटा, वर्ग का परिमाप हमारे पास चारों दीवारों बाउंड्री की लेंथ परिमाप होता है ना। बाउंड्री की लेंथ, मान लो अगर हमारे पास ये एक रिमोट आप देख पा रहे हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ और ये लेंथ, है ना। तो मतलब परिमाप मतलब कि बाउंड्री की लेंथ को अगर आप मेजर कर लो परिमाप है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप हमारे पास 4a हो जाएगा, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल वो हमारे पास a स्क्वायर के बराबर होगा। यहां तक ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसी वृत्त से क्या बनाया है हमने, इसी वृत्त को हमने वापस से तार का यूज करके, इतने ही तार का यूज करके वर्ग बनाया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि होगी, जो वृत्त की परिधि होगी वो बराबर होगे वर्ग के परिमाप के। किसके बराबर होगी, वर्ग के परिमाप के, है ना। वृत्त की जो परिधि होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तो परिधि अगर हम देखें तो लिख सकते 2 गुणे में पाई गुणे में आर, 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप की अगर मैं बात करूं तो परिमाप मतलब कि चारों पार्ट का योगफल, जो कि हमारे पास में कितना है बेटा, 4a के बराबर है। इधर से कैलकुलेट करके पहले a का मान निकाल लेते हैं, फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 पाई आर, आर हमारे पास 35 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया 2 गुणे में 22/7 गुणे में 35 बराबर में आपके पास 4a। तो यहां से बन गया 7 5 जा 35, ठीक है। उसके बाद यहां से, ठीक है, तो a का मान आ गया 2 गुणे में 22/5/4। तो 2 दूनी 4, फिर यहां से 11 11 5 55। तो a बराबर हमारे पास 55 सेंटीमीटर आ गया। a का मान कितना आ गया, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, ओके। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 55 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो 55 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 5 गुणे 6 करोगे तो आपके पास में 30 आ जाएगा, 3025। अब यहां पर एक छोटी सी ट्रिक मैं यूज कर लेता हूं कि अगर मुझे कभी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जो कि इकाई का अंक उसका अगर 5 है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 15 का वर्ग बताना है, आपको 25 का वर्ग बताना है, आपको 35 का वर्ग बताना है, आपको 45 का वर्ग बताना है, आपको यहाँ पर 55 का वर्ग बताना है, यहाँ पर आपको 65 का वर्ग बताना है, 75 का वर्ग बताना है, तो बहुत एक सिंपल सा इजी कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सबने पढ़ा होगा, हो सकता है अगर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि इस वीडियो से आपको चीज सीखने को मिल जाए कि मान लो 15 का वर्ग बताना है, तो 5 का वर्ग कितना होता है बेटा, 25। अब जो दहाई का अंक 1 है ना, इसको जस्ट बड़ी संख्या से गुणा कर दो। 1 से जस्ट बड़ी संख्या क्या होती है बेटा, 2 होती है। 1 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 2। तो यहां पर कितना बच गया, 225। 25 का वर्ग बताना है, क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो गया। 2 से जस्ट बड़ी संख्या 3 होती है, तो 2 गुणे 3 कितना हो गया, 6। तो ये हमारे पास 625। 35 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, 5 से जस्ट इसका वर्ग हो जाएगा 25। 3 से जस्ट बड़ी संख्या 4 होती है, तो 4 तक 12, तो ये बन जाएगा 1225 के बराबर। 45 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25। 4 से जस्ट बड़ी संख्या 5 होती है, तो 4 पंजे 20, 2025 के बराबर। 55 का वर्ग अगर मैं देखूंगा तो 55 का वर्ग 25 हो गया, और 5 का गुणा जस्ट बड़ी संख्या से करेंगे तो आपके पास 3025 के बराबर हो जाएगा। 65 के वर्ग की बात करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपके पास में 25, और 6 से जस्ट बड़ी संख्या यानी कि 7 6 42, तो आपके पास 4225। इसी तरह 75 का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक है, और 7 से जस्ट बड़ी संख्या 8, तो 8 सते 56, तो यहां पर 5625। तो इस प्रकार से यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कई बार सवालों में डायरेक्ट मदद कर देता है हमारी कैलकुलेशन के वक्त पे, ठीक है। तो ये दिमाग में रख सकते हैं, इजी है, बहुत काम की। चलो मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत काम की है ना, इजी है, कभी भी बोल सकता है करने के लिए, तो काम में आ सकती है। चलो डन है बेटा।
अगले उस पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ओके, ध्यान से समझिए, इस सवाल में लिखा है यदि एक वृत्त का व्यास 40% बढ़ा दिया जाता है तो कितने प्रतिशत से इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना, कितने प्रतिशत से क्षेत्रफल इसका बढ़ेगा, ये हमें बताना है। तो देखो, जब भी प्रतिशत वृद्धि बतानी हो किसी भी सवाल में, चाहे वो कभी भी पूछे, तो प्रतिशत वृद्धि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि चाहे हम जो भी चीज निकाल रहे हैं, पहले कुछ त्रिज्या रही होगी, कुछ रहा होगा, उसमें कुछ इंक्रीज हुआ होगा, उसके बाद क्षेत्रफल में कुछ अंतर आया होगा, तो हम यहां पर लिखते हैं जो अंतर है ना, यानी कि क्षेत्रफलों में अंतर A2 माइनस में A1। A2 हमारे पास नया वाला क्षेत्रफल है, A1 हमारे पास पुराना वाला क्षेत्रफल है, बटे में आपके पास A1 गुणे में 100%। यानी कि जब भी प्रतिशत वृद्धि बतानी हो तो बड़े से छोटे को माइनस करके डिवाइड में A1 गुणे में 100%। तो यहां से हमको क्या निकल के आ जाता है बेटा, प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाता है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे ये बात कि अगर हमें प्रतिशत हानि बतानी है ना, प्रतिशत कमी बतानी कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि तो पता है ना, प्रतिशत कमी बतानी है या प्रतिशत ह्रास बताना है, तो उस केस में क्या होगा फॉर्मूला, एक बार फटाफट से सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स पे ये चीज लिख करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास लिखा है यदि एक वृत्त का व्यास 40% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत से इसका क्षेत्रफल आपका बढ़ेगा। तो यार देखो, क्वेश्चन में अगर व्यास दिया है तो जिस प्रतिशत से व्यास बढ़ता है या घटता है उसी प्रतिशत से त्रिज्या भी बढ़ती है या घटती है ना, क्योंकि त्रिज्या और वृत्त का व्यास दोनों अनुक्रमानुपाती है ना, इनमें क्या है, ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो बेसिकली 40% चाहे व्यास बढ़े तो त्रिज्या भी 40% बढ़ेगी। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि हमें कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें पता है कि सबसे पहले त्रिज्या ही क्षेत्रफल में वृत्त के काम में आएगी, तो त्रिज्या हमारे पास r हो गई, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, यहां से वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास में पाई r स्क्वायर के बराबर। अब 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि करने पर, ठीक है ना, 40% की वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा, पहले r है, अब इसमें 40% बढ़ा रहे हैं, यानी कि r का 40%, r पुरानी त्रिज्या है, इसमें 40% r का 40% और ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, r प्लस में r गुणे में आपके पास 40 बटे में आपके पास 100, ये कैंसिल आउट, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा r प्लस में 2 से काटोगे तो यहां से बन जाएगा 2r बटे में 5, तो ये बन गया 5 कम 5 तो 7, 7r अपॉन में 5, 7r अपॉन में 5, ठीक है। यहां से क्या निकल करके आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास में 7r बटे में 5, ठीक है। यहां से आपके पास में 7r बटे में 5 निकल करके आएगा, ठीक। ये नई वृद्धि करने के बाद नई त्रिज्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि ऐसा करने पर जो नया क्षेत्रफल है हो जाएगा पाई गुणे में आपके पास 7r बटे में 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि पाई r स्क्वायर और गुणे में आपके पास 49 बटे में आपके पास 25, 49 बटे में आपके पास 25, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर प्रतिशत वृद्धि, है ना, प्रतिशत वृद्धि अगर मैं लिखूं तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा बेटा, ये नया क्षेत्रफल है यानी कि पाई r स्क्वायर 49 माइनस बटे में 25 माइनस में
पुराना वाला क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? पुराना क्षेत्रफल हमारे पास में है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। पुराना क्षेत्रफल आपके पास पाई आर स्क्वायर बटे में पुराना क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और इस पूरे में हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे में 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। सूत्र में भी लिखा था ना? हाँ जी, हाँ, सूत्र में भी 100% से मल्टीप्लाई किया लिखा है मैंने। चलो, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है कि जब भी मुझे प्रतिशत वृद्धि बतानी है तो मैं नए से पुराने को घटा करके पुराने से भाग दे दूंगा और इंटू में 100% से मल्टीप्लाई। तो यहां से सॉल्व करने पर देखो, पूरे से अगर देखोगे तो ये पाई स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, तो यहां पर एक प्रकार से बचा 49 बटे में 25 माइनस का 1 गुणे में आपके पास 100, मतलब ठीक है, प्रतिशत में आंसर आएगा। चाहे तुम परसेंट का सिंबल नहीं भी लगाओगे तो भी प्रतिशत वृद्धि तुमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो यहां से सॉल्व करने पर 49 माइनस में 25 बटे में 25 गुणे में आपके पास 100, तो 25 चौको 100 हो गया। ठीक है, 25 चौको 100 हो गया। और यहां पर 49 माइनस 25 कितना हो गया बेटे? 24। 24 गुणे 4, 4 चौको 16, 96% की वृद्धि, यानी कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि मेरे पास 96% की हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि है वो 96% की हो जाएगी। तो ऐसा सवाल तो बेटा बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि यार देखो क्या, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम है और बच्चों को क्या है कि वो एनसीईआरटी ज्यादा सॉल्व करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनको क्वेश्चन ही नहीं ऐसा मिला। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराया कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको नहीं कराया गया हो या एक क्वेश्चन नहीं इस टाइप के सॉल्व कराए हो तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से सवाल को नोट करिएगा और इस फॉर्मूले को जरूर से नोट कर लेना। और प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए तो प्रतिशत कमी का क्या फॉर्मूला होगा वो आप मुझे खुद दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि प्रतिशत कमी बराबर क्या निकल के आएगा। ठीक है, चलो, क्लियर है? ये चीज नोट कर लेना कि किसके बिना काम चलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब आ जाते हैं हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड का मतलब है कि भाई इंग्लिश में उसको सेक्टर बुलाते हैं, इंग्लिश में हम उसको सेक्टर ऑफ सर्किल बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्किल। तो बेसिकली अगर हमारे वृत्त पर कोई दो बिंदु हमने ले लिए, मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और केंद्र ओ है, सेंटर ओ है, ओ को ए से बी से ज्वाइन कर लिया, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस वाले भाग को, इस छायांकित भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस छायांकित भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं? इस छायांकित भाग को हम आपका मतलब कि त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं, या फिर इसको हम लघु त्रिज्यखंड भी बुलाते हैं, लघु त्रिज्यखंड बुलाते हैं। ठीक है, और वहीं पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इतना पार्ट यानी कि वृत्त की परिधि का ये पार्ट है ना, इसको हम वृत्त का चाप बोलते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं? चाप। ए पी पी, ये हमारे पर वृत्त का चाप है ना, खाने वाली चाप नहीं कि तुम लोगों के मुंह में पानी आ जाए, सर चाप का नाम ले दिया, आज ये अफगानी चाप फिर खाएंगे। ठीक है, चलो, तो बेसिकली यहां पर त्रिज्यखंड हो गया और इसी त्रिज्यखंड को, क्योंकि छोटे वाला भाग है उसको लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं और ये बड़े वाले भाग को हम दीर्घ त्रिज्यखंड बुलाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ त्रिज्यखंड लिखा है तो मतलब इसका लघु त्रिज्यखंड से ही होता है, जब तक कि उसमें स्पेशली मेंशन ना कर दे कि दीर्घ त्रिज्यखंड बताएं, तब तक हमें नहीं निकालना होता। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, पहला फॉर्मूला नोट करिएगा सभी लोग। अगर हमें केवल बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या बताना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360। ये थीटा क्या है सबसे पहले समझ लो। थीटा है कि भाई जो एपीबी चाप है, ये चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है, केंद्र पर जो कोण अंतरित कर रहा है वो थीटा है। तो इस चाप ने केंद्र पर जो कोण अंतरित किया वो आपका थीटा है। तो हम लिख सकते हैं थीटा बटे में 360 गुणे में आपके पास पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। ठीक है, उसके अलावा आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है चाप की लंबाई, है ना। तो बेसिकली यहां पर इसको हम लघु चाप भी बोलते हैं, लघु चाप भी बोलते हैं, या केवल चाप भी बोलते हैं। और दीर्घ चाप तब तक, दीर्घ चाप हमारे पास ये बड़ा वाला है AQB, AQB हमारे पास दीर्घ चाप है, लेकिन जब तक बोला ना जाए तब तक हम केवल छोटे वाले को ही निकालते हैं। ठीक है, तो लघु चाप की लंबाई अगर हमें बताना है तो लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, सेम थीटा बटे 360, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब चाप होता है वृत्त की परिधि का भाग और त्रिज्य खंड होता है क्षेत्रफल का भाग, तो चाप के लिए हम क्या यूज करेंगे, थीटा बटे 360 गुणे में वृत्त की परिधि यानी कि 2πr। ठीक है, यहां से 2 से 360 को काटोगे तो 180 आ जाएगा, तो उससे भी कर सकते हो, नहीं तो इतना भी लिख दो, थीटा बटे 360 गुणे में 2πr। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो थीटा बटे 360 का गुणा वृत्त के क्षेत्रफल से करेंगे, और जब मैं चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, पूरा लिख देता हूं, लघु चाप की लंबाई के बारे में बात करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणे में 2πr के बराबर। क्लियर है? ओके। इसी प्रकार अगर हमसे फॉर एग्जाम्पल बोल देता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ, क्या बोल देता है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल हो गया πr², इसमें से हम माइनस कर देंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब कि थीटा बटे में 360 गुणे में आपके पास πr², थीटा बटे 360 गुणे में πr², तो ये हमारे पास दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा, यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस किया। इसी प्रकार अगर हमसे दीर्घ चाप की लंबाई बोल देता है, क्या बोल देता है कि दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई अगर हमसे बोल दे तो उस केस में हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त की परिधि लेंगे, यानी कि आपके पास में 2πr हो गया, पूरे वृत्त की परिधि लेंगे आपके पास 2πr, और उसके बाद थीटा बटे में 360 गुणे में आपके पास 2πr, थीटा बटे में 360 गुणे में आपके पास 2πr, तो ये हमारे पास दीर्घ चाप की लंबाई हो गई। ठीक है, ये हमारे पास में दीर्घ चाप की लंबाई। तो इस प्रकार से लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, लघु चाप, दीर्घ चाप, इसके लिए फॉर्मूले हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए वो फॉर्मूले आप लोगों ने नोट कर लिए थे ना, हाँ, अगर वो फॉर्मूले आपने नोट कर लिए हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से ठीक कर लेना, मतलब नोट कर लेना, क्योंकि अचानक से ये स्क्रीन हमारी बंद हो गई, और बंद होने के बाद जो भी मैंने लिखा था उस सारा का सारा कंटेंट डिलीट हो गया, क्योंकि जब तक सेव ना करो तो डिलीट हो जाता है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ने वाले हैं, है ना। तो वापस से अगर लिखूंगा तो वो चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आप लोग थोड़ा सा वहां पर जाकर के उसको देख लेना। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं वृत्त खंड और त्रिज्य खंड से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें किसी वृत्त खंड की बात करें तो वृत्त खंड देखो पहले होता क्या है, वृत्त की जो जीवा होती है बेटा, जीवा AB है। ठीक है, ये वृत्त को 2 बराबर खंडों में बांट देती है, 2 बराबर क्षेत्रों में बांट देती है। छोटा वाला भाग लघु वृत्त खंड है, और ये जो बड़ा वाला भाग आप देख पा रहे हैं ये हमारा दीर्घ वृत्त खंड होता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछता है कि भाई वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताओ, तो सबसे पहली चीज जो हमें करना है कि भाई कुछ ऐसे O को A से मिला दो और O को B से मिला देते हैं, है ना। इससे फायदा क्या है कि इससे हमें एक चीज आइडिया मिल जाता है कि अगर हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि केवल अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का मतलब हमेशा लघु वृत्त खंड से लेते हैं जब तक कि क्वेश्चन में अलग से दीर्घ वृत्त खंड ना लिखा हो, लघु वृत्त खंड। ठीक है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो बेसिकली बच्चों क्या होगा कि अगर मुझे ये क्षेत्रफल बताना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, मान लिया ये त्रिज्य खंड हमारे केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। ठीक है, केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, यानी कि हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड OAB का
क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि हमारे पास लघु वृत्तखंड है। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुणे में आपके पास पाई आर स्क्वायर के बराबर, और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी है निकालने का, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम यहां पर फॉर्मूला यूज करें कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से निकालना है, तो मार्क्स तो नहीं करते, उस पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि थीटा बटे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझना, बेसिकली होता क्या है ना कि जब मैं त्रिभुज OAB की बात करता हूं तो हमें एक बात पता है कि भैया OB बराबर तो OA है, मतलब कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब मैं कोई लंब खींचता हूं तो वो संगत भाग को दो बराबर भागों में, मतलब उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो यहां पर दोनों अगर सर्वांगसम त्रिभुज होंगे तो पूरा कोण जो थीटा था इसका इतना भाग मेरा θ/2 बन जाएगा, इतना भाग इसका θ/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम AM, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बिंदु M है तो AM और OM निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं बेटा? बहुत सिंपल लॉजिक के साथ में कि अगर ये कोण मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये है O, ये है आपके पास में A, ये है आपके पास में M, ये कोण है मेरे पास θ/2, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि sin θ/2 का मान जो होगा, sin θ/2 किसके बराबर होगा? ये हमारे पास लंब है परपेंडिकुलर, तो AM बटे में आपके पास OA, OA हमारे पास R है तो उसको R लिख देंगे, तो यहां से AM बराबर हो जाएगा R sin θ/2, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं यहां पर cos θ/2 अप्लाई करता हूं तो हो जाता है आधार यानी कि OM बटे में कर्ण हाइपोटेनस यानी कि R, तो ये हो जाएगा आपके पास OM बराबर R cos θ/2। तो इन दोनों से अगर हम देखें तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं आपका 1/2, आधार मेरा पूरा AB हो जाएगा, आधार पूरा AB हो जाएगा, और ऊंचाई मेरे पास OM हो जाएगी, ऊंचाई मेरे पास OM हो जाएगी। तो 1/2 आधार AB कितना हो जाएगा? AM का जस्ट डबल, AM का जस्ट डबल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स R sin θ/2 इंटू में R cos θ/2 OM की वैल्यू है। तो यार यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास सिंपली बचेगा R स्क्वायर sin θ/2 इंटू में आपके पास cos θ/2। ये क्या बच जाएगा? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल में ये माइनस कर देंगे तो R स्क्वायर और यहां पर sin θ/2 इंटू में आपके पास cos θ/2, ये हमारे पास त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है जो यहां से हम कैलकुलेट इजीली करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो है θ/360 गुणे में आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस में, देखो अब यहां पर जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं वो फॉर्मूला तुम 11वीं क्लास में पढ़ोगे, 10th क्लास में उसका कोई प्रूफ नहीं है। क्योंकि नहीं है इसलिए क्योंकि उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो 10th क्लास के लेवल से आगे पर है। तो इसलिए यहां पर मैं सीधे लिख रहा हूं कि जब मैं यहां पर R स्क्वायर sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं R स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर बाई 2 इंटू में आपके पास में sin थीटा, ये भी हमारे पास क्षेत्रफल है। तो दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो आप, चाहो तो ये वाला कर लो θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर sin θ/2 इंटू में आपके पास cos θ/2, और दूसरा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर बाई 2 इंटू में sin थीटा। दोनों में से जो भी फॉर्मूले आपको इजी लगे उसको आप यहां पर यूज करके निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। और अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, एक सेकेंड,
ऑडियो सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ऑडियो को लेकर के मुझे, हाँ जी ऑडियो आ रहा है ना सबको, ठीक है। चलो चलो चलो, तो दीर्घ वृत्त खंड का अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या लिखेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से हम माइनस कर देंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या माइनस कर देंगे बेटा? यानी कि जो ऊपर से निकल करके आया, लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल करके आएगा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल करके आएगा। ओके, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? बढ़िया। अब इस पर भी कुछ सवाल देखते हैं फटाफट से। लिखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज यहां पर क्वेश्चन में कुछ नया है यार। क्या नया है? वो ये है कि भैया एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का केंद्र ये हो गया, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास में बोला है 14, तो ये भी हो गया आपके पास 14। त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिज्य खंड का परिमाप मतलब कि बाउंड्री का योगफल। तो परिमाप बना कैसे? परिमाप बना ये वाला भाग, ये वाला भाग और इस वाले भाग से, है ना? तो ये लंबाई हमारे पास परिमाप है। तो हम लिख सकते हैं परिमाप हो जाएगा आपके पास में 2r, 2r और साथ में ये चाप, तुम्हारा ये O है, ये A है, ये B है, और इसको मैंने बोल दिया प्लस में आपके पास चाप APB की लंबाई, प्लस में चाप APB की लंबाई। क्या हो जाएगा? 2r प्लस में चाप APB की लंबाई। ठीक है, डन है। 2r प्लस में चाप APB की लंबाई। तो अब यहां से जरा ध्यान से देखो, 14 है, 14 है, ठीक है। तो चाप APB की लंबाई पहले निकाल लेते हैं। तो हम यहां से अगर निकाले चाप APB की जो लंबाई होगी, हमें निकालना क्या है? उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चाप APB की लंबाई हमारे पास होगी थीटा बटे में 360 गुणे में 2 पाई r के बराबर, है ना? ओके, और r मेरे पास 14 है, तो हम लिख सकते हैं परिमाप जो कि है हमारे पास 68 सेंटीमीटर। परिमाप जो कि 68 सेंटीमीटर है वो बराबर होगा 2r का मतलब कितना हुआ? 14 दूनी 28, यानी कि 28 प्लस में थीटा बटे 360 गुणे में 2 गुणे में पाई गुणे में r मेरे पास कितना है बेटा? 14 के बराबर। पहले तो 28 68 इधर माइनस कर दो, तो यहां से आ जाएगा 0 और यहां से 40, यानी कि 40 इज इक्वल टू, फिर यहां पर थीटा बटे 360 मैंने एज इट इज लिखे रहने दिया, और गुणे में आपके पास 2 पाई आ, तो ये बन जाएगा 2 पाई का मान 22 बटे 7 गुणे में आपके पास 14, 7 दूनी यहां से 14 हो गया। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और 4 से 40 को काट दोगे 10 बटे में आपके पास 22 बराबर में थीटा बटे 360, यहां से और कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5 बटे 11। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा बटे 360 की वैल्यू हमको 5 बटे में 11 निकल करके आएगी। ये वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा क्या निकालने में? इसका इस्तेमाल होगा क्षेत्रफल निकालने में। तो अब हमें निकालना था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना? हमें निकालना था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर ना। तो यहां पर थीटा बटे 360 हमारे पास कैलकुलेट करने में कितना आ गया था?
यहाँ से 40, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 14 4 10 आया, 10/22। बहुत बढ़िया। चलो, तो इधर से बेसिकली बन जाएगा 5/11 गुणे में पाई का मान हो गया आपके पास 22/7, और ये बना 14 गुणे में 14। कहीं कोई कैलकुलेशन गड़बड़, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जरूर चेक कर लेना। बहुत बढ़िया। तो यहां से 11 से 2 बार में कट जाएगा, 7 से 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 5 चौको 20, 20 गुणे में आपके पास 14, 14 दूनी 28, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं अपने लेसेस मान लेता हूँ, नहीं तो अभी क्लास में गिर पड़ूंगा, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? 280 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। नोट कर लो यार, सामने नहीं खड़ा हो रहा। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि एक तो परिमाप, ये शब्द थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला था। परिमाप ध्यान से समझना, परिमाप का मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ इतना, और ये 68 था, तो 68 बराबर ये हो गया 28 प्लस में इतना, तो 2πr सॉल्व करके हम निकालना था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, 40 यहाँ पर आएगा, 2 22/7 गुणा 4 7 दूनी 4 2 दूनी 4 10/22 5/11। चलो, वो यहाँ पर वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया गया है। तो यार देखो, क्वेश्चन में हमसे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों पूछा गया है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बना लिया, और 30 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? त्रिज्या अपने आप यहां से लिख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। ठीक है। कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण, ये जीवा AB है और वो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, जो एंगल है वो कितना है बेटा? 60 अंश का कोण अंतरित कर रही है। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखूं, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? पहले तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल है ना, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, तो यानी कि पहले हम लिखेंगे त्रिज्यखंड, जो कि कुछ ऐसा दिखता है ना, OAB, सेंटर O है मान लो, OAB का क्षेत्रफल माइनस में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यहां से फॉर्मूले रख दोगे तो आंसर आ जाएगा इजीली, यानी कि थीटा बटे में 360 गुणे में πr² माइनस में आपके पास r²/2 इंटू में आपके पास साइन थीटा। यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, r²/2 इंटू में साइन थीटा। कैलकुलेट करोगे तो थीटा का मान है 60 डिग्री बटे में 360 इंटू में पाई, और रेडियस कितनी है बेटा? r का मान कितना है हमारे पास? 15। r का मान 15 है, त्रिज्या 15 है, तो यहां से बन जाएगा आपके पास 15 का वर्ग, माइनस में आपके पास r²/2 अगेन 15 का वर्ग बटे में आपके पास 2। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान 60 है ना, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो यहां पर हमारे पास 60, देखो पहली बात तो ये 1/6 बना। पाई का मान हमें बोल दिया गया था कि अभी आपको 3.14 लेना है, तो पाई का मान हम आप यहां से क्या लिख सकते हैं? 3.14 ले लिया, और 15 का वर्ग कितना होता है बेटा? 15 का वर्ग 225 होता है वैसे तो। एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, ये 15 का वर्ग यहां पर भी है
और 15 कवर यहां पर भी है, ठीक है। तो मैं 15 कवर बाहर निकाल लेता हूं, थोड़ा सा मतलब सिंपल कर सकते हो जैसे आप चाहो। तो यहां से पाई बटे में 1/6 और यहां से 15 कवर बाहर आ गया, तो ये बनेगा आपके पास ठीक है ठीक है ठीक है, इसको बाहर लिख दिया। माइनस में आपके पास √3/4। √3 का मान हमारे पास कितना दिया था बेटा, 1.73। ये हो जाएगा आपके पास 1.73/4। यहीं से पहले कैलकुलेट कर लो। अच्छा इधर से 2 भी बाहर आ सकते हैं, एक तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो इधर से हम ये भी बाहर निकाल सकते हो। तो 225 बटे में 2 और बाहर आ गया, तो 3.14 बटे में आपके पास 2 तिहाई 6 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 1.73 बटे में 2 बचा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 225 बटे में 2, कैलकुलेट 3 दूनी 6 एलसीएम बना, तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिकाई 9, 7 3 21 की एक हाथ से लगी 2, और 3 एकम 3 2 5, 5.19। तो इधर से और कैलकुलेट कर लो तो कितना आ गया बेटा, 225 बटे में आपके पास 2 गुणे में 18 में से 9 गए तो आपके पास 9 बच जाएगा। 2 में से 1 गए, एक और चले गए तो 0 बचा, ठीक है। और पॉइंट में आपके पास 1 बचा, नीचे पर 6 बचा, नीचे पर 6 बचा। 6 2 12 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 12 से 225 को भाग दे देता हूं, है ना, 6 दूनी 12, 12 से 225 को भाग दे दूंगा, तो 12 एकम 12, तो यहां से 10 बचा और ये बचा 5। अब यहां से कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 8 दूनी 16 और 8 12 96, 8 बार में जाएगा, है ना, 96 96। कितना बचा, 4 और 5 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा आपके पास। और ठीक है ठीक है, दशमलव लगाएंगे आपके पास तो 0 आएगा। 12 सत्ते 84, 84 84 बचा, यहां सेपरेट करोगे 6 आएगा, 12 पंजे 60, 18.75। कितना बचा, 18.75। तो बेसिकली ये बच गया 18.75 गुणे में आपके पास 1.09। थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लो, है ना, 18.75 को 1.09 से और कैलकुलेट कर लीजिए, तो 18.75 है, इंटू में आपके पास 1.09, तो मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जा 45, कैरी आया आपके पास में 4, 9 से 63, 63 में 4 जोड़ोगे तो 67 67, तो यहां पर आया आपके पास 6, 9 8 72, 72 में 6 जोड़ोगे तो 78 आ गया, तो 78 की 8 हासिल लगी 7, 9 एकम 9 9 7, 9 एकम 9 9 7 16, ये बना 16। और उसके बाद 0 0 0 तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बचा आपके पास 5, फिर ये बचा आपके पास 7, ये बचा 8, और उसके बाद यहाँ पर बचा आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ से बचा 5, ये बचा 7, 8 5, 8 4 12 5 13, 13 की 3 हाथ से लगी 1, 7 6 13 1 14, 14 की 4 हाथ से लगी है 8 1 9 1 10 की 0 1 और 1 2, तो यहाँ पर 2 2 4 20.4375, तो ये कैलकुलेट करने पर आए 20.43। अब 75 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 20.43 या 44 भी लिख सकते हो, या 20.44 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स हमारे पास इतना मिल जाएगा। यही मिल रहा था सबको, एक बार कैलकुलेट कर लिए सबने, है ना। मैंने 7 5 से बड़ा है तो 20.44 लिख दिया, तो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया। क्या आया बेटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो उसमें तुम्हारी मेहनत चाहिए। तो यहां पर अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करोगे 20.44, 20.44। अब यहां से पाई तो तुम्हारे पास 3.14 है,
और आर स्क्वायर तुम्हारे पास 25 है, 225 हो गया, तो ये बन गया 15 का वर्ग। इसमें से 20.44 माइनस करोगे। अब ये कैलकुलेट करके आंसर आप लिखेंगे तो वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल करके आएगा। तो यहां से लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाला जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी यहाँ पर, लेकिन कैलकुलेशन करने पर ही बेस्ड है ये दो चैप्टर, कौन कौन सा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये पूरी कैलकुलेटिव है, पूरे कैलकुलेशन से भरे हुए चैप्टर्स हैं। चलिए क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहां पर? पक्का? नेक्स्ट पर आते हैं। अगला यहां पर लिखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। प्रातः 11:20 से 11:55 तक की सुई द्वारा अंकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यार 11:20 से 11:55 यानी कि 35 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 35 मिनट में बनाए गए, बोल रहा है कि अंकित क्षेत्रफल। अब यार घड़ी के अंदर कोई भी सुई है, ठीक है, अब मिनट वाली सुई है, तो 35 मिनट में मान लो यहां से यहां तक आई, तो ये क्षेत्रफल हमें बताना है। मतलब कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल हमें बताना है। मतलब कि हमें इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो 35 मिनट में बनाए गए कोण को अगर मैं निकालू, 35 मिनट में बनाए गए कोण को अगर मैं निकालू कि कोण कितना बनाएंगे, तो सबसे पहले बात हमें पता है कि 60 मिनट में एक मिनट वाली सुई 360 अंश घूम जाती है। कितना? 360 अंश घूम जाती है। तो एक मिनट में कितना घूमेगी बेटा? भाग दे दो, यानी कि 6 डिग्री। तो 35 मिनट में कितना घूमेगी बेटा? 35 को 6 से गुणा कर दो, 35 गुणे में 6, 6 पंजे 30, 6 18, 2 20, 10 21, 210 डिग्री, यानी कि 210 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि त्रिज्य खंड है, कोण हमारे पास 210 डिग्री आ चुका है, तो 210 डिग्री बटे में आपके पास 360 गुणे में आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमारे पास भी 22/7 लिख दिया, और सुई की लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर के बराबर है। कितनी है बेटा? 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कट गया, 21/36 गुणे में 22/7 गुणे में आपके पास 36 है। 36 से ये 36 कट गया, 7 से 21 को 3 बार में, तो यहां से बन गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल अंतरित करेगी, यानी कि 35 मिनट में मिनट वाली सुई 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को बनाने वाली है। इतना क्षेत्रफल वो अंतरित करेगी उस पे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो पहले 35 मिनट में कोण कितना बना है वो देख लो, बाकी क्षेत्रफल त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, आंसर डायरेक्टली निकल करके आ जाएगा। पक्की बात है बेटा? यस और नो? क्लियर है? अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। ये जो बनाया गया इसका व्यास कितना? 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया, यानी कि सिर्फ परिधि नहीं बनाई, साथ ही साथ 5 व्यासों को भी बनाया है, यानी कि आप देख सकते हैं 5 व्यास यहां पर बने हुए हैं। ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटता है। कितने? 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांट देता है। ठीक है, जैसा कि दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले तार की लंबाई अगर मुझे लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? पहली बात तो तार से बना क्या है? ये पूरी परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि हो गई एक तो, ओके, प्लस में आपके पास 5 व्यास है ना, 5 व्यास बनाए हैं। तो हमारे पास
परिधि हो गई आपके पास 2πr और 5 व्यास यानी कि 5 और 2r होता है व्यास, तो यानी कि 10r, 10 टाइम्स r। कैलकुलेट कर दो यहाँ से, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, रेडियस हमारे पास 35 mm है 35, और यहाँ से 10, रेडियस हमारे पास अगेन, अच्छा सॉरी, रेडियस हमारे पास 35 नहीं है, व्यास 35 है, तो त्रिज्या हमारे पास हो जाएगी 35/2। अब ठीक है, और प्लस यहां से बन जाएगा 10 गुणे में 35/2। अब ठीक है, देखो ये 2 से 2 काट दो, 7 से 5 को काट दो, 35 काट दो, तो 5 दूनी 10 11, 110 तो ये बना। फिर 2 से इसको काटोगे 2 बार में, 5 बार में, अब यहां से 5 5 25 ये बना, और 5 तक 15, 2 17, 175 ये बना। तो कैलकुलेट करोगे तो इधर से आ जाएगा 5, 7 और 1 8, और ये 250, 285 mm इतना तार की लंबाई होगी। ठीक है, तार की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 285 mm के बराबर, 285 मिलीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यार देखो कितने भागों में बांटा है, 10 पार्ट में बांटा है। ठीक है, और अगर वृत्त को 10 भागों में बांटा है तो यहां से सीधे ले सकते हो कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसे समझना कि पूरा वृत्त होता है πr²। अब इसको 10 बराबर, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि 1/10, 1/10। तो कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू में पाई का मान 22/7, और ये हमारे पास 35/2, ये बन गया 35/2। व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट करना मत भूलना। यहां से 7 5 जा 35 हो गया। ठीक है जी, और 5 दूनी 10 हो गया, 2 से 22 को 11 बार में काटोगे तो ये बचा आपके पास 11 गुणे में 35 बटे में आपके पास 4 बचा। कैलकुलेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां से कैलकुलेट करके आप बता सकते हो, है ना, 1/10 22/7। हम्म 35, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना बाकी। तो ये हमारे पास प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां से निकल करके आ जाएगा। डन है बेटा। अगला है हमारे पास, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, जो क्या है, बिल्कुल बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माने, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त माने, तो इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि हमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमें यहां पर कुल मिलाकर के सिंपल सा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो भाई अगर हम देखें कि 8 ताने हैं, 8 ताने मतलब कि ऐसे आप देखोगे 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कुल अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 8 ताने बनाए हैं, तो मतलब इसको 8 भागों में भी बांट रहा है ना, 8 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मुझे 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि सीधे सीधे 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, और 1/8 हो गया, और क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल मेरे पास हो गया πr², यानी कि 1/8 और πr², यानी कि पाई का मान हो गया 22/7, और त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त मानते हैं, तो ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर त्रिज्या हमको दे दिया, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/8 गुणे में 22/7 गुणे में 45 का स्क्वायर, है ना।
आंसर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। क्लियर है बेटा? आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। 1/8 से इसलिए क्या, क्योंकि पूरे वृत्त को 8 भागों में बांटा है, हमें सिर्फ एक भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से 1/8 से गुणा करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/8 गुणे में 22/7 गुणे में 45 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। किसी कार के दो वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, कभी एक दूसरे को आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोण थीटा हमारे पास 115 डिग्री है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि अगर आपने कभी कार को देखा हो, कार का जो आगे का शीशा होता है ना, कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ शीशा होता है। यहां पर इधर पे दो वो लगे होते हैं, एक इधर लगा होता है, एक ऐसे इस तरह लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इतने इतने भाग को पूरा क्लीन करते हैं, और यहां तक ये वाला भी कुछ इतने भाग को पूरा क्लीन करता है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से चलते हैं और एक त्रिज्य खंड के बराबर भाग को ये साफ करते हैं एक बार में। तो दो इस तरीके से वाइपर लगे होते हैं ना। अगर आप कार को देखेंगे तो कार के फ्रंट शीशे में वाइपर लगे होते हैं जो ऐसे चलते हैं, या कुछ ऐसे भी चलते हैं। तो बेसिकली वो वाइपर है। तो अगर मुझे एक बार में साफ किया गया क्षेत्रफल बताना है, थीटा मेरे पास दिया गया है और कोई एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, लंबाई आर हमको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। लंबाई आर हमको कितना दे रखा है बेटा, 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो थीटा 115 है, आर 25 सेंटीमीटर है, तो क्या यहां से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? ठीक है, तो हमें निकालना है कि प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक बुहार में एक बार में जो साफ हुआ, प्रत्येक बुहार में साफ हुआ क्षेत्रफल, प्रत्येक बुहार में साफ हुआ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा? देखो दो वाइपर है तो दो वाइपर साफ कर रहे हैं, ये हो जाएगा थीटा बटे में 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, वो करना पड़ेगा क्योंकि मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपको भी पता टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन समझने के बाद खुद से कैलकुलेशन वगैरह करो, तो उससे आपको आंसर जरूर मैच कर लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर जरूर मैच करिएगा एक बार और क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपकी किताब में सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे में, अच्छा थीटा का मान 115 डिग्री है, तो 115 बटे में 360। अब त्रिज्या कितनी बेटा, 25 है। चलो ठीक है, पाई का मान 3.14 भी लिख सकते हैं, और त्रिज्या हमारे पास 25 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में ही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 का वर्ग। 25 का वर्ग, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करोगे, हल्का फुल्का बता देता हूं कि मान लो पहले इसको हमने काट दिया, कितना हो जाएगा 2, और यहां से 5 से काट रहे हैं तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिक 15, तो ये बचा 23। नीचे पर आ जाएगा 5 छकती 5 सते 35, 35 35 5 दूनी 10, 23/72 हो गया। ठीक है, ठीक है। गुणे में आपके पास, अच्छा गुणे में आपके पास 3.14 है। उसके बाद आपके पास 25 का वर्ग हमारे पास 625 होता है। 25 का वर्ग हमारे पास 625 होता है। यहां से 2 से 72 को अगर आप देखोगे तो 36 बार में, 2 3 6 2 6 12, 36 बार में दिया जा सकता है भाग। ठीक है, 5 2 6 2 8 8 5 13। ठीक है, 4 3 7 1 8। ठीक है, अब इसको भी कर सकते हैं हम। यहां पर बचा आपके पास 23 बटे में 36 गुणे में 3.14 गुणे में आपके पास, या अगर मैं इसको 22/7 ही लिखूं, 22/7 लिखूं, तो ये आपके पास 625 बना। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2
8 16 18 हो गया और यहाँ से बचा 11। तो अब इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा। 23 गुणे में 11 गुणे में आपके पास 625 बटे में आपके पास 7 गुणे में 18। तो थोड़ा सा अब आप सिंपल करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब तो कर ही सकते हो थोड़ा सा। चलो, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आंसर अब आप लिख दीजिएगा। मैं बहुत मल्टीप्लाई वगैरह करूंगा, बहुत टाइम जाएगा, मेरा भी आपका भी जाएगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके सीधे सीधे आंसर लिख देना यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कभी बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं भी कर पाओ ना, तो मोटा मोटा लिख सकते हो। अब 18 गुणे 7 करोगे तो 8 7 56, सॉरी 8 7 56 की 6 आया, 7 कम सा 7 पर 12, 126 यहाँ पे बना। ठीक है, और ऊपर पे मल्टीप्लाई करोगे तो 15,800 कुछ ऐसे आएगा, तो वो लिख दोगे ऊपर का मल्टीप्लाई करके। तो इतना भी लिख करके सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिख दोगे ना तो आंसर आ जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पूरा दशमलव के स्थान तक निकालिए। आप अगर आपके पास समय कम बच रहा है, पेपर में आ गया, तो आप उतनी ही कैलकुलेशन लिख करके भी छोड़ सकते हो। मतलब ऊपर का मल्टीप्लाई करके लिख देना, भाग मत देना, है ना। ऊपर का मल्टीप्लाई करके लिख देना, भाग मत देना नीचे से, उतने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके भी छोड़ सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती है कि हमें पेपर में सवाल हल करने से ज्यादा उस कैलकुलेशन को करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो भैया होता क्या है कि भाई मान लो एक जहाज है, ठीक है, और यहां पर एक लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस क्या करता है, यहां पर एक बड़ी सी लाइट लगी होती है। तो लाइट हाउस से लाइट निकलती है जो कुछ इस तरीके से निकलती है कि भैया आपको बताने के लिए कि भैया कोई भी वार्निंग देनी है, कुछ भी करना है, तो वो इस लाइट हाउस से इन जहाजों को वार्निंग दी जाती है, जहाजों से देख सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि भाई 80 अंश वाले कोण का एक त्रिज्य खंड जिसमें 16.5 किलोमीटर की दूरी, 80 अंश का ये कोण बन गया, 16.5 मीटर की दूरी को वो तय करता है। तो कितने भाग तक चेतावनी दी जा सके, पाई का मान 3.14 ले सकते हैं। तो यार देखो, चेतावनी देने के लिए इस भाग की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, कोण मेरे पास 80 डिग्री है, बटे में 360 ये हो गया, गुणे में आपके पास आपको पता है कि पाई इंटू में रेडियस हमारे पास 16.5 है का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करोगे, 2 चौको 8 या 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 9 चौको 36, तो 2/9 यहां से आ गया। पाई का मान 3.14 ये हो गया, और गुणे में 16.5 का स्क्वायर। 16.5 का स्क्वायर पता है कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 16 गुणे 17 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे में 17, तो 7 6 42 की, तो वहां से लगी एक 7 एकम 7 4 11, और यहाँ से 6 आया, यहाँ से 1 आया, तो यह 2 6 7 और 1 1 2 272 और 272 ये। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे और आंसर लिख सकते हो। इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर लिख दोगे। चलिए, तो ये बेसिकली हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा यहां पर पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आते हैं। लिखा है कि 4 घोड़ों को 20 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के चारों कोनों पर 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो चारों घोड़ों द्वारा कुल चरा जा सकने वाला पार्क का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पिछले सवाल को एक बार छोड़ देता हूं आपके लिए कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये कैलकुलेशन इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। थोड़ी सी मेहनत कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह पिछले सवाल में भी ये वाला स्क्रीनशॉट देख लो,
इस तरीके से करना है और इतनी कैलकुलेशन आपको वहां पे करनी है। तो आप पहले से प्रैक्टिस करो उसकी कैलकुलेशन की, ताकि आप इजीली करो, वहां पर गलतियों से बचोगे। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐसे था। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस तो यार कैलकुलेटिव होते ही होते हैं, है ना, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। यहां पर आ जाइए, यहां पर कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। कम मिलेगी, मिलेगी तो लेकिन बहुत कम मिलेगी। 4 घोड़ों को 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों तरफ पर क्या कर दिया गया है, चारों कोनों पर 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। समझ ना, ये पूरे पार्क की लंबाई थी 20, चौड़ाई भी थी इसकी कितनी 20, क्योंकि वर्गाकार था। 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है चारों कोनों पर। एक खूंटी ये लगी, दूसरी खूंटी ये लगी है, तीसरी खूंटी ये लगी है, चौथी खूंटी ये लगी है। 7 मीटर कितना, 7 मीटर इतना भाग 7 मीटर इतना, 7 मीटर इतना, 7 मीटर इतना, यानी कि 7 मीटर हमने त्रिज्या दे दे करके उनको बांधा गया है। ठीक है, अच्छा, चारों घोड़ों द्वारा कुल चरा जा सकने वाला पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो एक तरीके से समझो यार, हमें पता है कि भैया ये कोण कितना है 90, ये कोण कितना है 90, चारों कोण 90 90 90 अंश के हैं। तो अगर चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल देखूंगा तो एक प्रकार से क्या बनेगा, 90/360 गुणे में पाई, और रेडियस मेरे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो एक का क्षेत्रफल है, और अगर चारों का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई। तो बेसिकली 90, 9 चौको 36, तो यहां से आपके पास ये भी 4 आएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल, बचेगा पाई इंटू में 7 का स्क्वायर, मतलब कि 49 पाई, 49 पाई बनना चाहिए। ठीक है, या फिर हाँ 49 पाई बनेगा। इसको मैं लिख देता हूँ 49 गुणे में 22/7 लिखो, तो 7 सते 49 हो गए, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर, कितना आ गया बेटा, 154 वर्ग मीटर। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि एक का क्षेत्रफल निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल, यानी कि घोड़ा कितनी घास खाएगा, जितने एरिया में वो चर सकता है, तो इतना एरिया वो यहां पर चढ़ेगा। खूंटी से बांध दोगे तो बेचारा क्या करेगा, यहां तक जाएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां तक जाएगा, फिर यहां तक, अब उसके आगे तो नहीं जा सकता ना। तो बेसिकली ये हिस्से का क्षेत्रफल हमें बताना था। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अभी हमने देखा कि 1 मिनट में बेटा, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 5 मिनट में कितना कोण अंतरित करेगी, केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। ठीक है, त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो हमको बताना है कि भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 गुणे में पाई गुणे में आर का स्क्वायर। ये 30 हो गया, बटे में 360 हो गया, गुणे में पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/12, 1/12 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, यहां पर देखो कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, पाई आर स्क्वायर बटे 12, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, 1/12 पाई आर स्क्वायर। एक बटे 12 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। डन बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो वृत्त का परिमाप यार बेटा 2 पाई आर होता है, ठीक है, और वर्ग का परिमाप मेरे पास होता है 4a, है ना। वर्ग की भुजा अगर मैं a मानूंगा तो वर्ग का परिमाप 4a हो गया, और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर है। एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से देख सकते हो कि
स्मॉल आर बटे कैपिटल ए, स्मॉल आर बटे कैपिटल ए, स्मॉल आर बटे कैपिटल ए, ये मेरे पास, सॉरी स्मॉल आर बटे स्मॉल ए, ये मेरे पास 4 बटे में 2 पाई है, यानी कि 2 बटे में पाई के बराबर है। क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। यहां से क्या बन जाएगा, पाई इंटू में आर बटे में ए का होल स्क्वायर, यहां से बन जाएगा पाई, और आर बटे ए मेरे पास कितना हो गया 2 बटे में पाई का होल स्क्वायर, तो यहां से बनेगा पाई गुणे में 4 बटे में पाई का स्क्वायर, एक कैंसिल कर दो, तो 4 बटे पाई का अनुपात यानी कि 4 बटे 22 गुणे 7, ये बन जाएगा 2, और यहां से बचेगा 11, यहां से कैलकुलेट करने पर 14 अनुपाते 11 का अनुपात आएगा। तो वृत्त और वर्ग का परिमाप 14 अनुपाते 11 आएगा। कितना आएगा, 14 अनुपाते 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जब वृत्त पहले दिया हो वर्ग बाद में दिया हो तो वृत्त बटे वर्ग करेंगे, जब वर्ग पहले देता वृत्त बाद में देता तो वर्ग का परिमाप बटे वृत्त का परिमाप करते हैं। तो जिनको डाउट ये आ रहा है कि सर हम अगर इसके व्युत्क्रम का अनुपात निकालते हैं तो 11 बटे 14 भी ऑप्शन हो सकता था, तो इसलिए नहीं है क्योंकि जब हमें सीक्वेंस में वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि वृत्त के और वर्ग के क्षेत्रफल, तो वृत्त बटे वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 14 बटे 11 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन है, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर मेरे पास एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर हमने क्या किया बेटा, वर्ग की भुजा मेरे पास 6 है, अब इसके अंदर खींचे जा सकने वाले अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो यार देखो, इस वृत्त का जो व्यास होगा वो भी 6 होगा, तो वृत्त की त्रिज्या की बात करूंगा तो वो 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या की बात करूंगा तो वो 3, ये भी 3। अब क्षेत्रफल लिखना है किसका, वृत्त का, तो पाई इंटू में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 पाई। 9 पाई ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलो इसी तरह के क्वेश्चन बेसिक है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब उल्टा काम हो चुका है, यहां पर क्या किया कि एक हमारे पास वृत्त है और इस वृत्त के अंदर हमने एक वर्ग खींचा है, इसके अंदर हमने एक वर्ग खींचा है और हमसे बोल रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहली बात, क्योंकि हमें पता है कि कोण 90 अंश का है, 90 डिग्री है वर्ग का, तो इसका मतलब है जो हमारे पास विकर्ण है वर्ग का विकर्ण हमारे पास वृत्त के व्यास के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है, ये मान लो केंद्र O है, तो ये 8 है और ये 8 है, तो ये पूरा हम लिख सकते हैं कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर मेरे पास 16 हो जाएगा। AC मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, हमें क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो बेसिकली ये भुजा मान लो A है, ये भुजा मान लो A है। ठीक है, तो हमें पता है कि भैया AC का जो वर्ग होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AC का जो वर्ग होगा वो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये बन गया 16 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स A स्क्वायर, तो ये बन गया 256 बटे में 2 बराबर में A स्क्वायर। कैलकुलेट कर दोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमको 128 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आएगा। ये छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपके बोर्ड के पेपर में बहुविकल्पी में खासकर देखे गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, व्यासों 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो जब दो परिधियों का योग करके बड़े वृत्त की परिधि बनती है तो संबंध होता है R1 प्लस R2 बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो R1 क्योंकि व्यास 36 है और 20 है, 36 का आधा कितना हो गया 18, और यहां से कितना हो गया 10, ये बन गया हमारे पास 28, यानी कि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बार बार कर लेना। चलिए अगला है 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास। तो आई थिंक ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब क्षेत्रफलों का वर्ग करने पर एक नया वृत्त का क्षेत्रफल बने तो यहां पर R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर होता है। थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में यही कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर त्रिज्या हमारे पास 24 का वर्ग है, यहां पर 7 का वर्ग है, तो ये बना कैपिटल R स्क्वायर। अभी हमने आंसर भी निकाला था कि R का मान यहां से 25 आएगा, त्रिज्या 25 आएगी, और व्यास अगर निकालना है तो व्यास 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 2R बराबर 50 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था, अगर मैंने आपको सॉल्व कराया था वहां पे। चलिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन वाइपर वाला भी 2020 में आया था कि एक कार के दो वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई R है, जो 120 अंश के कोण पर घूम सकते हैं, तो पत्तियों के द्वारा बुहार पर साफ किए हुए भाग का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन कम कर दी, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि एंगल 120 डिग्री सुंदर एंगल दिया है तो बनेगा। क्योंकि दो वाइपर हैं तो दोनों सफाई कर रहे हैं, 2 गुणे में थीटा बटे 360 गुणे में आपके पास पाई R स्क्वायर, तो ये बन गया 2, और यहां से 120 बटे में आपके पास 360, त्रिज्या हमको R ही दी गई है, तो बन गया 12 36, तो कितना बन गया 2/3 पाई R स्क्वायर, 2/3 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 2/3 पाई R स्क्वायर। क्लियर है बेटा? 2/3 पाई R स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और इसी तरह एक क्वेश्चन ये वाला है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। ऐसा ही सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि घोड़ा कितनी घास चरेगा, तो वो एक वर्ग था। यहां पर लिखा है कि दी गई आकृति में ABCD हमारे पास एक समलंब है। क्या है बेटा? दी गई आकृति में ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहली बात मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग कि अगर मैं समलंब ABCD का क्षेत्रफल देखूं तो क्या होता है। पहले तो ये चीज आनी चाहिए ना कि समलंब ABCD का क्षेत्रफल कितना होता है। बचपन में पढ़ा था, क्या होता है 1/2 दोनों आधारों का, ठीक है, 1/2 दोनों समांतर भागों का योगफल, समांतर भुजाओं का योग गुणे में आपके पास ऊंचाई, गुणे में आपके पास ऊंचाई, ये होता है हमारे पास ABCD समलंब का क्षेत्रफल। तो हमें दिया गया है कि AB भुजा हमारे पास 18 सेंटीमीटर की है, BC भुजा 32 सेंटीमीटर की है, और इनके बीच की दूरी, ये दूरी जो हमारे पास में है वो 14 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, और ABCD को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर के चाप खींचे गए हैं। यहां ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है, सब में 7-7 सेंटीमीटर के चाप खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। एक बहुत सिंपल सी बात समझना कि केवल इन भागों का क्षेत्रफल क्या होगा।
कोण ए ने जितना कोण बनाया बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे कि इन चारों कोणों का योगफल तो 360 के बराबर होगा और सबकी त्रिज्या 7 है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बटे 360 प्लस में गुणे में पाई इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस कोण बी बटे 360 गुणे में पाई इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस में कोण सी बटे में 360 पाई गुणे में 7 का स्क्वायर प्लस में कोण डी बटे में 360 पाई गुणे में 7 का स्क्वायर। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो पाई 7 का स्क्वायर बाहर कर लो, अंदर बचेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बटे में 360। भैया चतुर्भुज के चारों कोणों को योगफल भी तो 360 होता है, तो ये क्षेत्रफल आ रहा है किसका, इसका क्षेत्रफल। तो यहां से बच जाएगा आपके पास पाई और 7 का 49, कितना हो जाएगा 22 बटे 7 गुणे में आपके पास 49, तो 7 यहाँ 7 दूनी 14 से 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल है, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर लिखना है, क्या लिखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर देखना है तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में समलंब का क्षेत्रफल, जो हमारे समलंब का क्षेत्रफल है उसमें से हम माइनस कर देंगे 4 त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को, 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, समलंब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल हमने निकाला यहां पर, मतलब कैलकुलेट करना है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योगफल 18 प्लस 32, 18 प्लस में 32 गुणे में आपके पास ऊंचाई जो कि आपके पास में 14 है, माइनस में 154, 156 है, 154, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 2 सते 14 और 8 2 10, 3 1 4 1 5, 50 गुणे में 7 माइनस में 154, 7 पना 35, 350 माइनस में 154, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आएगा 6, 5 में से 5 गए, अच्छा कैलकुलेट 15 में से 6 गए आपके पास तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 गए 2, 1 196, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया, ठीक है। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल करके आया है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे गए, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाए। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट होता है वन शॉट, और इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अब आपको खुद लगाने। अब आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जल्दी 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 आकर के सॉल्व कर लो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने प्लान नहीं किया रिवीजन या कुछ, तो पहले हम आपका ये जो 4 चैप्टर अभी और बच रहे हैं ना, इनका जल्दी जल्दी से इनके वीडियोस बना करके आप लोग के लिए अपलोड कर देते हैं, ताकि आपके लिए वन शॉट लेक्चर्स तो पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाए। उसके बाद हम आप लोग के लिए अलग से कुछ रिवीजन और उससे रिलेटेड कुछ आपके प्रैक्टिस सेशंस वगैरह प्लान करेंगे। तो पहले मोटिव ये है कि हम आपके रिवीजन्स को जल्दी 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 कंप्लीट करवाएं, ताकि आप उसको पढ़ सकें आगे, ठीक है। तो ये जो हमारा क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था, 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लगभग सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन वो डिलीटेड है, तो अब वो पूछे नहीं जाते, तो मैंने उनको डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि आपको भी टाइम यहाँ पर अपना सही जगह इस्तेमाल करना है, ताकि आप मार्क्स अच्छे गेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।